हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के सामने बजाज फाइनेंस का बिजनेस एनालिसिस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बजाज फाइनेंस वैसे तो एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बट मैं कहूंगा कि एक्चुअली बजाज फाइनेंस का बिजनेस एनबीएफसी से रिलेटेड उतना ज्यादा नहीं है। बजाज फाइनेंस जो है मेनली वो कमा डेटा एनालिटिक्स की वजह से रही है। तो एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। अब ये कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और इस बिजनेस के अंदर क्या मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है, और चीज क्या 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 इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मोट है जिससे बिजनेस सर्वाइव कर पाए आगे। तो वही चीज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता ये था कि अगर किसी भी इंसान को बैंक के अंदर जाना है और उसको घर के लिए लोन चाहिए, कार के लिए लोन चाहिए, तो वो स्ट्रगल कर लेता है बैंक के साथ, क्योंकि बैंक काफी टाइम लगाते थे, बहुत ज्यादा पेपर वर्क करवाते थे। बट अगर इसके अलावा अगर किसी को फोन के लिए लोन चाहिए, अगर फ्रिज के लिए, एसी के लिए लोन चाहिए, टीवी के लिए लोन चाहिए, तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बैंक्स लोन देते नहीं थे इजीली। और अगर किसी को लेना भी होता कंज्यूमर को तो बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाता था बैंक के साथ डील करने का इन चीजों को लेने के लिए। तो बजाज फाइनेंस जो है उन्होंने इस अनटैप मार्केट के अंदर एंटर किए और उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला इन्हें। और इन्होंने स्टार्ट किया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लेंडिंग करना। तो अगर आपको फोन चाहिए, बजाज फाइनेंस के पास जाइए, लोन ले लीजिए, आपको इजीली लोन मिल जाए 2 मिनट में। टीवी चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आप बजाज फाइनेंस से लोन ले सकते हो। बट बजाज फाइनेंस हर किसी को लोन नहीं देती। जो बहुत कम रिस्क के कस्टमर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को लोन देती है, जाके इनकी बैलेंस शीट सही मेंटेन रहे। बट वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन रिस्की कस्टमर है, कौन कम रिस्की कस्टमर है, अब हम वो देखने वाले हैं। उनका ये मेन बिजनेस जो है डेटा एनालिटिक्स पे बेस, हम उसी को समझने वाले हैं। तो बजाज फाइनेंस ने किया क्या, उन्होंने मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। और उन्होंने जितना भी डाटा कलेक्ट किया, उन्होंने डेटा एनालिटिक्स एल्गोरिथम्स के थ्रू उस डेटा को स्टडी किया और उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, उसके बारे में आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा। बट आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। जो बजाज फाइनेंस है उनके पास इंडियन मिडिल क्लास के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ज्यादा डाटा है। तो बस एक फैक्ट था। और इन्होंने कैसे लैंडिंग शुरू करी इंडिया के अंदर, अब हम वो समझते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने किया क्या, उन्होंने डेंटिस्ट और डॉक्टर्स को अपनी नीश ऑडियंस बनाया और उनको लैंडिंग करना शुरू किया। और उनको सीधे लैंडिंग नहीं करी, उन्होंने एक प्रॉब्लम समझी कि डॉक्टर्स और डेंटिस्ट क्या मेन एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो हो ये रहा था कि डॉक्टर्स और डेंटिस्ट को सेल्फ एम्प्लॉयड कंसीडर किया जाता था और बैंक्स उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वो सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं थे, तो उन्होंने माना कि ये ज्यादा रिस्की है और उनकी जो जो जितने भी इनके पास पैसे आते हैं, उनके पास जो मनी आता है वो काफी वॉलेटाइल है, कभी ज्यादा कभी कम आ रहा है। उन्होंने ये सोचा, इस वजह से उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। लेकिन जो डॉक्टर्स और डेंटिस्ट थे उनकी जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा स्टेबल थी, लेकिन बैंक फिर भी हाई चार्ज कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के साथ ये गलत हो रहा था। तो बजाज फाइनेंस ने किया क्या, उन्होंने मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट किया ऑन डेंटिस्ट और डॉक्टर्स अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर, और उनको कैटेगराइज कर दिया 600 डिफरेंट कहते हैं बेसिस पे, ऑन बेस्ड ऑफ रिस्क किसके ऊपर कितना रिस्क है। अगर कोई ज्यादा रिस्की है डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट को लोन देना, तो उनको हायर रेटिंग चार्ज करेंगे, और कम रिस्की है तो कम इंटरेस्ट कहते हैं चार्ज करेंगे। इन्होंने ये चीज शुरू करी और उन्होंने ये सिमिलर जो आइडिया है ये इन्होंने सीएस पे अप्लाई किया, ब्यूटिशियंस पे, आर्किटेक्ट्स पे और बाकी डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों पे अप्लाई किया। और उन्होंने इसके थ्रू अपने मिडिल क्लास जो के अंदर जो ऑडियंस है उसके बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिया, उनको बहुत अच्छे समझ लिया, जिसकी वजह से भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको जान जाते हैं कि आपको लोन देना है नहीं देना। इनका डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस इतना शार्प हो चुका है। अभी अपने किसी भी कस्टमर को किन क्राइटेरिया पे डिफाइन करते हैं कि ये ज्यादा रिस्की है कम रिस्की है, इनको कैसे पता चलता है, तो वो क्या क्या चीज स्टडी करते हैं हम वो समझने वाले हैं। तो अगर मैं डॉक्टर्स और डेंटिस्ट का एग्जांपल लूं तो करते क्या थे, देखते थे कि इन्होंने कौन सा मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी हुई है। क्या ये इंडिया की टॉप 50 कॉलेज से पढ़ाई करी हुई है, किसी एवरेज कॉलेज से पढ़ाई की हुई है, किसी बिल्कुल बेकार कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। ये इससे इनकी कितनी सैलरी है उन सब पे काफी इफेक्ट पड़ता है। उस डॉक्टर की एज क्या है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है जिसके अंदर जितनी ज्यादा एज हो जाती है डॉक्टर की, वो उतना ज्यादा अर्न करने लगते हैं। वो किस लोकेशन के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एरिया के लोगों की इनकम लेवल्स क्या क्या है, वो किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं, क्या वो सर्जन है, या फिर वो ईएनटी से, या फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट है, या फिर वो चाइल्ड डॉक्टर है, किस चीज के डॉक्टर है, वो किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज को उन्होंने कैटेगराइज कर लिया। और उसके अलावा उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स उस लोकेलिटी की कैसी है, और किस रेंज ऑफ कॉस्ट की रेंज के अंदर प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, या फिर किस रेंज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने हर चीज ऐसे अलग अलग जो फैक्टर्स है उनको डिटरमाइन किया
और उसके बाद किसी भी डॉक्टर को या फिर डेंटिस्ट को कैटेगराइज किया 3 पार्ट के अंदर। जो हाईली रिस्की कस्टमर्स थे उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, जिसकी वजह से वो बजाज फाइनेंस से लोन नहीं लेते थे। जो मॉडरेटली रिस्की थे उनको मीडियम इंटरेस्ट चार्ज किया, और जो बहुत ही कम रिस्की कस्टमर्स थे उनसे बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। इससे हुआ क्या, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले देखते हैं, इनके पास इतने सारे डाटा को स्टडी करने के बाद ये सुपर पावर आ गई। ये अपने कस्टमर्स को नो कॉस्ट ईएमआई पे सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। आपको फोन चाहिए, आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ले लीजिए। ये 1 लाख का फोन है, आप इसके अंदर 5 किस्तों में पेमेंट कर देना, आपके ऊपर हम कोई इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, आपको बस छोटी सी एक प्रोसेसिंग फी होती है, बस वो चार्ज करते थे अपने कस्टमर्स से। तो आपको लग रहा होगा बहुत ही कम कहते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है लेकिन रिस्क ज्यादा है। लेकिन इन्होंने बहुत ही एक अनयूजुअल वे से अपने पैसे कमाना शुरू करे। उन्होंने किया क्या, इन्होंने जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास पहुंचे और उनसे 5% डिस्काउंट लेने लगे अगर वो अपनी सर्विस नो कॉस्ट ईएमआई की प्रोवाइड करते थे। और जितने मैन्युफैक्चरर्स थे, जैसे वन प्लस हो गया, तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी ये डिस्काउंट देना उनको प्रेफर भी किया। क्यों, क्योंकि अगर कोई नो कॉस्ट ईएमआई पर मिल रही है उनको, और सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कस्टमर्स उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाती थी। तो इस वजह से वो 5% डिस्काउंट दे रहे बजाज फाइनेंस को नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड करने पे। तो बजाज फाइनेंस कस्टमर से उनकी प्रोसेसिंग फी लेके कमाई रहा था, और हर एक प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट जो लिया मैन्युफैक्चरर से, तो वो भी उनकी कमाई का एक हिस्सा बन गया। और किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस मोड डेवलप करे और बैरियर्स टू एंट्री डेवलप किए बजाज फाइनेंस के अंदर, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले, जितना अमाउंट ऑफ डेटा बजाज फाइनेंस के पास है किसी के पास भी नहीं है। और जितने अच्छे उन्होंने एल्गोरिदम सेट कर रखे हैं, जिसकी वजह से वो हर एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर आपका भी अगर मान लो एक सिविल स्कोर डेवलप्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड है, आपके बैंक के अंदर सैलरीज कितने टाइम में आ रही है, कितने की आप किन किन चीजों पर खर्चा कर रहे हो, हर चीज का डाटा उनके पास है। तो 2 मिनट के अंदर अगर आप जाएंगे और उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ कहते हैं बैंक डिटेल अगर वो मांगेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, तो 2 मिनट के अंदर उनका एल्गोरिदम आपको जान के बता देगा कि आप एलिजिबल है लोन के लिए या नहीं। तो इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने एल्गोरिदम बिल्ड कर दिया, जो कि कोई भी एनबीएफसी नहीं कर सकता। और जितने भी कंपटीटर्स हैं, जैसे चोलामंडलम हो गया जो बहुत ही प्रीमियम लेवल का एनबीएफसी है, वो भी बजाज फाइनेंस के आगे टिक नहीं पाएगा। इसका रीजन क्या है, जितने भी लेस रिस्की कस्टमर्स हैं, वो होता ही है बजाज फाइनेंस बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उनसे, क्योंकि वो लेस रिस्की हैं। तो वो सभी जितने भी लेस रिस्की कस्टमर्स हैं वो बजाज फाइनेंस के साथ स्टिक रहते हैं, एक स्टिकीनेस है। बट जितने भी हाईली रिस्की कस्टमर्स हैं, बजाज फाइनेंस उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो बजाज फाइनेंस से लोन नहीं लेंगे और वो बाकी एनबीएफसी के पास जाएंगे, जैसे चोलामंडलम। जिसकी वजह से हो गया, हाईली रिस्की कस्टमर उनके पास चला गया, तो उनकी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। लेकिन बजाज फाइनेंस की बैलेंस शीट बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन रहती है। और इसी वजह से बजाज फाइनेंस ने इतने अच्छे एल्गोरिथम डेवलप कर रखे हैं, बहुत ही कम रिस्की एनबीएफसी है ये, जो कई बैंक से भी अच्छा काम करे। इसकी वजह से ये पब्लिक से बहुत ही चीप रेट्स पे मनी बोरो भी कर पाती है। और अगर आपको डिफाइन बताऊं, तो चोलामंडलम से 2% कम रेट पे बोरो कर पाते हैं मनी हम पब्लिक से। और पब्लिक भी इन पे ट्रस्ट करती है, इसलिए इनको दे भी देती है कम कहते हैं रेट पे भी। और जितनी भी आप इनकी सर्विसेज हैं, अगर आपने इनका एक बार सर्विसेज यूज कर ली, तो अभी आपके ऊपर और ज्यादा डेटा कलेक्ट करने शुरू कर देंगे। आपने एक बार इनकी सर्विस लिया, आपने फोन लिया, आपने कितनी ड्यूरेशन में दोबारा फोन लिया, आप क्या क्या चीजें खरीदते हो, कितनी ड्यूरेशन में खरीदते हो, किस लेवल की, किस क्वालिटी, कौन सी कंपनी की चीजें प्रेफर करते हो, हर एक चीज के पास आपके आपके बारे में जानते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको क्रॉस सेलिंग करना शुरू कर देंगे। आपने आईफोन 12 लिया, क्या आप आईफोन 13 लोगे? हाँ, आपको ईएमआई पे दे देंगे, हाँ आपको 10% ऑफ दिलवा देंगे। आपको इतनी सारी प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करेंगे, जिसकी वजह से आप जो कस्टमर हो, इनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन जाओगे, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस खूब कमाएगा। और हम कितना भी यूथ को समझाने की कहते हैं, जो पैसा नहीं आया उसको स्पेंड मत करो, अब ईएमआई के अंदर मत फंसो, आपके पास जो अभी फ्यूचर की अर्निंग आई नहीं है उसको अभी स्पेंड मत करो, बार बार नई नई चीजें मत लो, मतलब सेविंग पे ध्यान दो, इन्वेस्टिंग पे ध्यान दो। लेकिन यूथ क्या करता है, वो अभी भी खर्चा करेगा ही। वो अभी नया आईफोन आया तो उस पर भी खर्चा करेगा, उसको ये वाला नया गैजेट भी चाहिए, ये नई गेम भी चाहिए, हर चीज उनको नई नई चाहिए ही चाहिए। और उनकी हमारी जो जितनी भी यूथ है उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स यही बन गई हैं। तो होगा क्या, बजाज तो इन लोगों की पहले तो यूथ की जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो तो सुधरेंगी नहीं, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस भी खूब सारा पैसा कमाता ही रहेगा। और अगर आपको इनके थ्रू पैसा कमाना है, इनकी अर्निंग से, अगर आपको भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, आपको भरोसा है इनके बिजनेस के ऊपर, आप उसके थ्रू प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बजाज फाइनेंस के ऊपर कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। पहली बात, जो इंडिया के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल पूरी मार्केट है, उसके अंदर फाइनेंस कंपनी जो बजाज फाइनेंस है, उन्होंने 75% मार्केट के ऊपर कैप्चर कर रखा है। तो एक कंप्लीट मोनोपोली बनी हुई है कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर। अगर आपको फाइनेंस करना है, 75% मार्केट इन्होंने अकेले कैप्चर कर रखी है।
और इनका मैंने आपको बताया एल्गोरिथम इतना अच्छा बना रखा है, इतना सारा डाटा है इनके पास। इनका कभी भी ग्रॉस एनपीए पिछले 10 सालों के अंदर 1.7% से ऊपर गया ही नहीं, जो कई बैंक से काफी अच्छा है ये इस एनबीएफसी का, और पूरी इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट है। पिछले 10 साल के अंदर इनकी सेल्स हर साल 33% से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स 32% से ग्रो कर रहे हैं, और पिछले 10 साल में हर साल इनका जो शेयर प्राइस है 56% से ग्रो कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस एक पूरी मनी मेकिंग मशीन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ बाइंग लेवल्स दे देता हूँ। अभी ये स्टॉक 7,300 पे चल रहा है। आप चाहें तो मैंने इनके अंदर दो सपोर्ट बना दिए, 6,800 और 6,000। अगर प्राइस अगर यहाँ पर डिप करता है तो आप इन प्राइसेस पे खरीदना शुरू कर सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। और इस स्टॉक के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करना है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं नेचर में फाइनेंस के जितने भी स्टॉक्स होते हैं, तो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। तो आप इस कंपनी के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी है। मैं आपको उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे ये इतना अच्छा स्टॉक है कि अगर आप चाहें तो इसको एसआईपी मोड पे, यानी कि हर महीने, हर 3 महीने में, हर साल थोड़े थोड़े इसके स्टॉक्स ले लिए, आप इस तरीके से इस कंपनी के अंदर पोजिशन बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।